सादर नमस्कार मित्रों, मैं यशवीर भाटी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा आप सभी के समक्ष हूँ। खटाना बुलेटिन लाइव सेशन जो शख्सियत के नाम से पूरे देश और दुनिया में बहुत चर्चित है और खटाना बुलेटिन की तमाम टीम का यही प्रयास है कि समाज में जो शख्सियत हैं, जो समाज में जिन्होंने अपने लाइफ में बड़े अचीवमेंट किए हैं और उनको पटल पर लाने का ये अभियान है। और मेरे समक्ष मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं सभी लाइव से जुड़े हुए दर्शकों का, सुनने वालों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज मेरे समक्ष शख्सियत लाइव सेशन में एक गुर्जर समाज की एक ऐसी शख्सियत जो सफल बेटी भी है, सफल पत्नी भी है और सफल मातृशक्ति भी है, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर रही, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रही फैमिली कोर्ट में और अब एक सफल लॉयर हैं, वकील हैं, अधिवक्ता हैं, जो उत्तराखंड हाईकोर्ट से श्रीमती नीतू सिंह वर्मा जी, जो गुर्जर समाज के बहुत प्रतिष्ठित परिवार से आप हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और नीतू सिंह जी, मैं सर्वप्रथम आपसे जानना चाहूंगा, आप अपना परिचय स्वयं दें और अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप बताएं। जी, सबसे पहले मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी आपका, जिन्होंने इतना सफल प्रयास किया है सबको जोड़े रखने का। निश्चित रूप से ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। शुरुआत तो बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स की होती है हमारे समाज में, लेकिन कुछ परेशानियों के कारण या निजी कारणों से वो सब बंद करना पड़ता है। पर निश्चित रूप से मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका, जिसने इतना सफल प्रयास कर रहे हैं और आप सबको समाज के प्रतिष्ठित लोगों को जोड़ने का, जिससे एक बहुत ही अच्छा संदेश बच्चों में भी जाता है। एटलीस्ट हम अपनी कुछ बातें शेयर करके बच्चों को कुछ उत्साहित कर सकते हैं, अपने उनके स्वयं की राह चुनने में कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा काम है। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में ये बताऊं कि मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। मैं विधायक रामकृष्ण वर्मा जी की बेटी हूँ, जो इंजीनियर थे पीडब्ल्यूडी में। बाद में उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके किठौर से चुनाव लड़िया था और चुनाव लड़ने के बाद वो विधायक बने थे। और हालांकि उनका कार्यकाल तो कम रहा था और जीवन भी उनका बहुत लंबा नहीं चल पाया, कुछ परेशानियों के कारण, कुछ बीमारियों के कारण 2006 में पापा की डेथ हो गई थी। पर मैं कहना चाहूंगी, मैं ऐसे परिवार में जन्मी और ऐसे पिता के यहाँ जन्मी जिन्होंने हमेशा हमें बहुत आगे बढ़ाया। हम 4 भाई बहन हैं, मैं अकेली बहन हूँ बड़ी, 3 मेरे छोटे भाई हैं और हम चारों की ही शिक्षा दीक्षा पे पापा ने बहुत ध्यान दिया था हमेशा। मेरे ब्रदर्स को पापा ने हॉस्टल में पढ़ाया, मुझे भी ग्रेजुएशन हॉस्टल से देहरादून से कराया गया। और उसका कारण भी एक बहुत अजीब कारण था। वो हमेशा कहते थे, तुम 3 भाइयों में पली हुई बहन हो, तुम्हें शायद लड़कियों में रहना, एडजस्टमेंट करना नहीं आता होगा। तो एटलीस्ट गर्ल्स हॉस्टल में रहोगी, थोड़ा सीखोगी कैसे अपने आप काम किए जाते हैं, कैसे लोगों के साथ एडजस्टमेंट किया जाता है। और वो डेफिनेटली वो चीज मेरे लिए बहुत ही काम आई जीवन में। मुझे ये आया कि अपने सहयोग करके अपने साथ के लोगों के साथ कैसे एडजस्ट करके जिंदगी जी जाती है, जो मेरे अपने पारिवारिक जीवन में भी बहुत लाभदायक रहा हमेशा। आपका मैंने प्रॉपर मेरठ में गांव जी, कौन सा है नीतू जी? मेरठ में हमारा गांव पड़ता है भोली की जहाल सतवाई। ये नहर की पटरी पे ही गांव पड़ता है, भोली की जहाल है, वहां पे सतवाई गांव है। बहुत ही संपन्न और फर्टाइल गांव है, क्योंकि पानी की सुविधा बहुत अच्छी है उस गांव से। हमारा गांव में तो बहुत कम जाना आना होता था, क्योंकि पापा इंजीनियर थे पीडब्ल्यूडी में और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे। फिर उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, अपनी नौकरी छोड़ी। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के कहने से उन्होंने राजनीति में अपना पदार्पण किया और जो उनके लिए बहुत शुभ रहा सारे कार्य। उन्होंने किठौर से चुनाव लड़ा। पहले चुनाव में जीत गए। हाँ जी, पहले चुनाव में जीते थे वो। समय तो बहुत कम मिला था। अक्टूबर में पापा ने इलेक्शन, बस वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और उसी के 1 डेढ़ महीने बाद इलेक्शन था। बहुत मेहनत करी, पूरे परिवार ने करी, हम लोगों ने भी जो सहयोग बना था किया। हम भाई बहन, हालांकि मेरे छोटे थे तीनों भाई, लेकिन फिर भी सभी के सहयोग से चुनाव अच्छा रहा और हम लोग जीते थे, जो निश्चित रूप से एक परिवार और समाज के लिए बड़ी उपलब्धि थी। नीतू सिंह जी, आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, मतलब जो प्राथमिक शिक्षा है, वो कहाँ से हुई है? मेरी प्राथमिक एजुकेशन मुजफ्फरनगर के होली एंजल्स स्कूल से हुई थी। पापा मुजफ्फरनगर पोस्टेड थे।
तो हमने शुरुआत अपने स्कूल की होली एंजल स्कूल से किया था मुजफ्फरनगर से। उसके बाद पापा का ट्रांसफर लैंसडाउन हो गया था, तो मैंने अपना जी। 10th और 12th दोनों ही लैंसडाउन से किया है। ये 1983 में मैंने 12th किया वहाँ से। आप उसके बाद अपने देहरादून अपने से मैंने हाई स्कूल। बचपन का और क्योंकि आपके पापा गुर्जर समाज में भी और भारतीय राजनीति में भी उनका एक स्थान है, उनके जी। साथ कुछ ऐसा कोई घटनाक्रम, कोई उनकी संस्मरण जो विशेष हो और आपकी लाइफ को भी उससे जो है कुछ विशेष मिला हो, तो आप थोड़ा बताएँ? जी। एक बात मुझे हमेशा याद आती थी, पापा मसूरी पोस्टेड थे और हम लोगों का चूँकि घर मेरठ में था, तो हम हर छुट्टियों में घर आया करते थे, मेरठ रहते थे 15-20 दिन, महीने के लिए, सर्दियों की या गर्मियों की जो भी छुट्टियाँ होती थी। तो मुझे अच्छे से याद है कि पापा हमेशा मेरठ से चलते हुए, कभी भी सीधे राह से देहरादून नहीं जाते थे, सहारनपुर होके जाते थे। वो कहते थे, "हमारी गुर्जरों की एक बहुत बड़ी बेल्ट है बेटा यहाँ पे और बहुत परिवार यहाँ पे अच्छे परिवार रहते हैं।" बतून सिंह अंकल थे वहाँ पे, पृथ्वी सिंह अंकल थे, जो पीडब्ल्यूडी से ही रिटायर हुए थे चीफ इंजीनियर से। उन सब जी। परिवारों से हमें भी मिलवाते हुए लेके जाते थे और पूरा दिन ऐसे स्पेंड करते थे सबके साथ में, किसी के यहाँ चाय, किसी के यहाँ खाना खाते हुए। उनकी हमेशा ये कोशिश रहती थी कि अपने समाज के लोगों से और हमें भी मिलवाएँ, खुद ना मिलने का नहीं, हमें भी उस चीज़ के लिए जागरूक करें कि अपने परिवार, अपने समाज से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है एक इंसान के लिए। तो तो एक आपने इंस्पिरेंट ये तो मेरा बहुत जी, बड़ा पापा का पक्ष तो आपने दिया है, तो मम्मी का पक्ष भी तो बनता है। मम्मी किस जी, गोत्र से मम्मी थी और कहाँ मम्मी से थी? मेरी जी, मम्मी मेरी बहुत अच्छी एक माता थी, जो बहुत एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान, जो संस्कार हमें दिए, शायद एक बहुत एजुकेटेड माँ भी अपने बच्चों को नहीं दे सकती थी। हमने बहुत सीखा अपनी मम्मी से, एक सहनशीलता और एक बहुत ही घरेलू महिला थी। 4 बच्चों को उन्होंने कैसे पाला, हमें पता भी नहीं चला कि कभी हमारी माँ पढ़ी-लिखी नहीं थी। इनफैक्ट मेरे दोनों बच्चों को भी मम्मी ने ही पाला। 4 साल जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करी थी, तो वो किस बच्चे गोत्र से, किस गाँव, कहाँ से थी रहने वाली? वो गाँव से नानपुर के पास किठौर उसमें ये गढ़मुक्तेश्वर जिले में आता है। नानपुर जी, गाँव के पास में एक लोदीपुर है, लोदीपुर सोबन जहाँ पे लोधी इंटर कॉलेज है, लोधीपुर छपरा। सड़क पे। जी, जी, जी। बहुत पुराना इंटर कॉलेज है वहाँ पे, वहीं से मेरी मदर बिलॉन्ग करती थी और बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी, शायद 15 या 16 साल में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, तो ये जो आप पापा के साथ, मम्मी के साथ और उनका जो समाज से जो अटैचमेंट है, वो उन्हें विरासत में मिला या आपके दादाजी, या कहाँ से ये सब आया है? क्योंकि पॉलिटिक्स में तो क्या है कि वो नौकरी में थे, कल्याण सिंह जी से के साथ उनके अपने संपर्क रहे, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में जो मतलब शीर्ष पोस्ट पर वो गए हैं, तो निश्चित सी बात है कि बड़े लोगों से और बड़े जो भी राजनीतिक लोग हैं उनसे संपर्क होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है और पहली बार में ही वो विधायक बन गए हैं और जी, ये एक गुर्जर समाज के नामचीन मतलब विधायकों में से वो रहे हैं। जी, इसके साथ-साथ आप जो का जो ससुराल पक्ष है, जी। भाई शादी अब माँ-बाप ने तो पढ़ा दिया, उसके बाद जो बेटी की ज़िम्मेदारी होती है लड़कियों की, ये जो सेकंड पारी होती है, तो उससे थोड़ा-सा आप रूबरू कराएँ। जी, मेरा जो मेरी ससुराल पक्ष है वो आगरा से है। आगरा के पास एक सैयाँ तहसील पड़ती है, वहाँ का रजपुरा गाँव है। और जी, लकीली ये इतना अच्छा परिवार है कि एक ही परिवार से गाँव से 3 इंजीनियर्स निकले हैं ये। तीनों भाई 3 भाई इनके इंजीनियर थे और 1 भाई ठेकेदारी करते थे आगरा में। जो बड़े जी, वाले भाई साहब थे वो पापा के साथ पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे। तो उनकी ही कहीं न कहीं किसी कोने में इच्छा रही थी कि मेरे 2 छोटे भाई इंजीनियर हो गए और वर्मा जी की बेटी को मैं अपने घर लेके आऊँगा। तो एक तरह से ये मूँग-माँगा रिश्ता था और सिंह जी, साहब मेरे हस्बैंड मिस्टर आर.ए. सिंह पहले ओटिस में थे, सर्विस कर रहे थे दिल्ली में। तब भी मेरी 2 साल पहले करीब बात चली शादी से। लेकिन चूँकि जॉब उनकी ओटिस में थी तो पापा को थोड़ी कम पसंद थी और एक अकेली बेटी होने के नाते उनका बहुत मन था कि कोई प्रशासनिक सेवा में कोई लड़का ऐसा मिले जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में हो, उनका मन था अंदर से कहीं किसी कोने में। जी, तो चाँस की बात है इनका इरिगेशन में हुआ, फिर मेरे जेठ साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आर.ए. सिंह साहब का अब इरिगेशन में हो गया एज़ अ असिस्टेंट इंजीनियर। आप अगर नीतू की कहीं बात ना हुई हो तो हम चाहते हैं कि वो हमारे घर में ही आए। बस इस तरह जी, से बात चली और शादी हो गई। तो जी, जी, परिवार बहुत अच्छा है, एजुकेटेड परिवार है, मेरी ननद भी टीचर हैं और जी, सब अपने-अपने काम में अच्छे से व्यस्त हैं। जी, जी, जी। एजुकेशन में भी आपका सारा पूरा परिवार पूरा बहुत अच्छा है, 3 कोऑपरेट जो भाई-बहन है हैं। सिंह साहब का रहा है, वो सिंचाई विभाग में बड़े अधिकारी सेवानिवृत्त हुए जी, हैं, रिटायर जी, हुए हैं
अब जी आप जो आपका मातृ पक्ष है, मतलब कि आप सफल माता, तो जी वो थोड़ा-सा आप शेयर करें। डेफिनेटली इस बात को तो मैं कहूंगी कि मैं एक बहुत सफल माता हूँ आज की तिथि में, तो क्योंकि जो मैंने ईश्वर से मांगा उसने मुझे दिया। एक समय तो ऐसा आ गया था जब मेरा बेटे का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, तो मुझे ऐसा लगा था शायद अब मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ईश्वर से मेरे पास। जी, बहुत मेहनती मेरे दोनों बच्चे रहे। मेरे 2 बेटे हैं, यशस्वी राज बड़े हैं और छोटे ओजस्वी राज। और दोनों ही बेटे पढ़ाई में अच्छे थे, रुड़की से ही उनकी पढ़ाई हुई है, मर्नफोर्ड स्कूल से पढ़े हैं दोनों। उसके जी, बाद छोटा बेटा कानपुर में इंजीनियरिंग करने चला गया था और बड़ा बेटा पौंडीचेरी, एनआईटी पौंडीचेरी से उसने इंजीनियरिंग किया है। बड़ा सिविल इंजीनियर है और छोटा मैकेनिकल इंजीनियर है। दोनों ही जी, पापा के पचीनों पे रहे, क्योंकि एक परिवार जी, इंजीनियर्स का था, मेरे मायके से भी, ससुराल से भी और हस्बैंड भी। तो उनको जी, शायद यही एक भ्रम था कि हम इंजीनियर ही बन सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं दोनों ने ये रियलाइज़ करा, बड़ा बेटे का सिलेक्शन एलएनटी में हो गया था इंजीनियरिंग करते ही। वो जी, केदारनाथ में पोस्टेड था उस समय, धारी देवी पे, जब ये जी, केदारनाथ की आपदा आई थी 2012 में। तो उस समय वो वहाँ पे परेशान होके घिर गया था उसमें, हम लोग बड़े चिंता में आ गए थे और 3-4 दिन में वो घर पहुँच पाया था। तो हम लोगों ने जी, डिसाइड करा कि पहाड़ में अब तुम नहीं करो, आगे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। तो उसने फिर जीआरई का एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छा स्कोर आया उसका और उसके स्कोर से फिर उसको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, अयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी मिल गई यूएसए में। वहाँ से उसने मास्टर्स किया है सिविल इंजीनियरिंग से और अब वो कनाडा में जॉब कर रहा है। ही इज़ डूइंग वेरी वेल, अच्छा, वहाँ एक पे बेटा बहुत आपका अच्छा कनाडा पोज़ीशन में मिला है है। और दूसरे ने जी, कनाडा। यूपीएससी जी। एग्ज़ाम, वो क्या बना फिर जी। यूपीएससी एग्ज़ाम से? हाँ, मैं बताती हूँ। दूसरा दूसरा बेटे ने कानपुर से इंजीनियरिंग करी, उसके बाद उसका बहुत अच्छा सिलेक्शन गुड़गाँव में हो गया था, वो भी बाहर भेज रहे थे उसको। लेकिन कहीं न कहीं उसने उस दिन पहली बार हमें बताया जब उसकी जॉब में जाने का हुआ कि मम्मा मेरा मन नहीं है जॉब में करने का और मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो हम लोग को तो अंदाज़ा ही नहीं था, ना हम सोच पाते हैं, एक इंजीनियर परिवार था, तो हमें लग रहा था अच्छी इंजीनियरिंग अच्छे मार्क्स से हो गई है, अच्छी जॉब प्लेसमेंट हो गई है, तो नौकरी करो अपना। तो उसने मुझे जी, बताया कि मेरा बहुत मन है यूपीएससी का और पापा को भी उसने बताया, हम दोनों को बैठ के ही बताया कि मेरा यूपीएससी करने का मन है और मैं खाली यूपीएससी नहीं करूँगा, मैं उसके साथ लॉ भी करूँगा डीयू से। तो वी वर रियली सरप्राइज्ड, हमें समझ ही नहीं आया कि इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चा कैसे आर्ट्स में जाएगा। लेकिन कहीं न हाँ, कहीं उसका एक बहुत निर्णय अच्छा लगा मुझे और दृढ़ निश्चय लगा। लगा कि उसने सोचा है तो वो करेगा, क्योंकि बचपन से थोड़ा अच्छे रहे हैं पढ़ने में दोनों बच्चे। तो फिर हम लोगों ने उसका साथ दिया। फिर हमने दिल्ली में एक आज़ादपुर में उसके लिए 1 रूम सेट लेके दिया। वहाँ उसने डीयू से फिर एडमिशन ले लिया अपना इंजीनियरिंग लॉ कॉलेज में। दिल्ली जी, यूनिवर्सिटी से लॉ करते-करते के साथ उसका 2018 में 2 जगह सिलेक्शन हुआ यूपीएससी से। एक तो उसने ये असिस्टेंट कमांडेंट सीआईएसएफ में हुआ उसका सिलेक्शन, 11th जी, रैंक थी उसमें और दूसरा उसका राज्यसभा में एज़ अ लेजिस्लेटिव ऑफिसर। जी, तो जी, फिर हमें तो कमांडेंट की सर्विस भी बहुत अच्छी लगी थी। हमने कहा बेटा आर्मी में कोई नहीं है घर में, तुम जॉइन करो। तो उसने कहा नहीं, जी, उसकी ट्रेनिंग बहुत टफ है मम्मी, मुझे अल्टीमेटली करना तो आईएएस ही है और मैं राज्यसभा जॉइन कर लूँगा। तो जी, जी, 2018 में उसने वहाँ से रिज़ाइन करा, वहाँ नहीं जॉइन करा असिस्टेंट कमांडेंट का और राज्यसभा जॉइन किया। राज्यसभा से लगातार करते-करते जॉब वो एग्ज़ाम देता रहा अपना यूपीएससी का। जी, अनफॉर्चुनेटली 2019 में उसका इंटरव्यू रह गया था। प्री मेंस क्वालीफाई किए थे, बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन जी। इंटरव्यू में रह गया था। 2020 में फाइनली उसने क्वालीफाई किया, बहुत अच्छी रैंक के वही साथ समझना किया। बेटा। तो हमें उन जी। क्षणों को आप साझा करें, क्योंकि आपको पूरा देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं। एक जी, माँ के लिए, मैं मतलब मम्मी-पापा दोनों के लिए वो कौन से कैसे क्षण होते हैं जब एक बेटा आईएएस बन जाता है? जी, मैं आपको वो अभी भी मैं रोमांचित हो रही हूँ वो पल याद करके। मेरी जी, कोर्ट चल रही थी, ऑनलाइन कोर्ट चलता था, कोरोना था उस समय और कहीं जी, बेटे को पता था रक्षाबंधन के समय कि रिज़ल्ट आने वाला है, लेकिन उसने मुझे डिस्क्लोज़ नहीं किया था। मैं मेरठ गई अपने घर राखी के लिए, तो वहाँ से वो जी, वहाँ आया था राखी पे, फिर बोला मम्मी मेरा रुड़की चलने का मन है आपके साथ 2-3 दिन, मैं घर रह के आऊँगा। मैंने कहा चलो, फिर मैंने उसे पूछा भी कि क्या रिज़ल्ट आने वाला है बेटा? तो बोला नहीं अभी हाँ। नहीं आ रहा है, टाइम है थोड़ा आने में। अच्छा, रिज़ल्ट आ और चुका था? ऐसा नहीं, रिज़ल्ट आने वाला था। उसको अच्छा, डेट्स आने पता वाला। थी, हम लोगों को नहीं पता थे। जी, जी, तो जी, फिर हम लोग हम मैं उसके साथ रुड़की आ गई, हम लोग दोनों। मेरी ऑनलाइन कोर्ट चल रही थी, तो मैं तो कोर्ट जी, में बैठी हुई थी। उसने मुझे बताया भी नहीं कि आज रिज़ल्ट आ रहा है, शायद उसके किसी फ्रेंड का फ़ोन आया होगा, बेडरूम में था वो। मैं ऑफ़िस में जी, बैठी अपनी कोर्ट कर रही थी। तो ऑल जी, ऑफ सडन वो चीखता हुआ मेरे पास आया, "मम्मी मेरा हो गया आईएएस में" एंड ही फेल डाउन ऑन माय लेग्स।
मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मतलब मैंने पहले कैमरा ऑफ करा कोर्ट का, अपने को वहां से डिस्कनेक्ट करा। फिर मेरे को समझ ही नहीं आया, हम लिटरली दोनों मम्मी बेटे रोते रहे। सिंह साहब ऑफिस में थे, अच्छा। फिर हमने इनको फोन करा, ये आए वहां जी। से। उतने बीच में मैंने अपनी ससुराल में अपनी जेठानी जेठ जी को, अपनी ननद को, अपने मामा लोगों के यहाँ इसके सबको बताया। क्योंकि ओजस्वी और यशस्वी दोनों ही मेरठ पढ़े हैं बचपन में, थोड़े समय के लिए। नाम भी आपने जो है पूरा विचार के, ओजस्वी यशस्वी। मैंने अपना ये प्रयास इसमें बहुत किया, नो डाउट। अच्छा, अच्छा। ये तो एक बेटा मैंने जब बहुत आईएएस सोच हो के किया जाता है था। तो माँ-बाप के लिए तो बहुत बड़ी बात है, समाज के लिए भी बड़ी बात है। बहुत बहुत क्योंकि बड़ी बात है। प्रशासनिक सेवा में जाना किसी बच्चे का एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और वही जी, मैदान मारते हैं जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। तो बिल्कुल। ये जो ये जिद है आपके बेटे की, मतलब इसको जिद कहते हैं कि मुझे तो अचीव करना ही करना है। जी, तो ये जी। मम्मी से आई है, पापा से आई है? शायद दोनों से आई है, और बाकी उसकी दोनों से खुद आई की है। अपनी समझ है। हम दोनों अच्छा, को थी, मैंने भी जैसे। जी, मैं आपको लेकर चलता हूँ आपके प्रोफेशन से, ये तो आपने सारा बताया है। जी। सुप्रीम कोर्ट में आप लॉयर रहीं, उसके बाद आप एडिशनल डिसीजन फैमिली कोर्ट रहीं। अपने जी। लॉयरशिप का और जो फैमिली कोर्ट में आप रही हैं, वो क्षण या वो ऐसे वाकयात कि जो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं, और आपने एक एज़ ए लॉयर, एज़ ए जज होल सोसाइटी को या सोसाइटी को क्या दिया? देखिए, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में थी, तो बहुत छोटे समय, बहुत कम प्रैक्टिस के समय के बाद ही पापा का, चूँकि सुषमा स्वराज जी के साथ अच्छा था, तो मैं स्टेट ऑफ हरियाणा के गवर्नमेंट पैनल पे आ गई थी, जी, जूनियर पैनल पे। और उससे मुझे थोड़ा-सा अपना काम करने का समय मिल गया था, जबकि जूनियर्स को मिलता नहीं है यूजुअली सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जी, 1995 से मैं रजिस्टर्ड हुई बार में, और उसके बाद से 96 में मैं पैनल पे आ गई थी, तो थोड़ा-थोड़ा मुझे अपनी ड्राफ्टिंग करके अपनी अपीयरेंस देने का मौका मिलने लगा था, जो थोड़ा उत्साहवर्धक था मेरे लिए, और मुझे लगा कि शायद मैं इस फील्ड में कुछ कर पाऊँगी। ना तो हमारा परिवार राजनीति का रहा था, ना ही वकालत का था। तो ये फील्ड मेरे लिए चैलेंजिंग तो था ही थोड़ा। मुझे अपने जी, रास्ते खुद ढूँढने थे, मुझे नहीं पता था कि कैसे इस प्रोफ़ेशन में एंटर किया जाता है, कैसे इस जी, प्रोफ़ेशन में आगे चला जाता है। बस एक जी, लगन थी कि अगर मेरा मन सच्चा होगा और लगन अच्छी होगी, सच्ची होगी, तो मैं कर लूँगी इसमें। ये विश्वास मुझे अंदर से किसी कोने में था, और मैं इस फील्ड में चलते गई। फिर यहाँ जी, पे बच्चे मेरे चूँकि छोटे थे उस समय, तो दोनों ही बच्चों को पापा ने अपने पास रखा। मेरे भाई ने, भाभी ने पाला मेरे दोनों बच्चों को। दोनों की जी। इनिशियल स्टेज की जो पढ़ाई थी, शुरुआत थी, वो सेंट मेरीज़ से हुई, मेरठ से। सेंट मेरीज़ आपकी मेरठ में ये लर्नशिप लोग रहते में हैं। नीतू सिंह जी, जी। आपकी लर्नशिप में ऐसा कोई नीडी क्लाइंट या पर्सन आया जिसकी आप ने मतलब मदद की हो, और वो आपको कुछ लगा हो कि हाँ, आज मैंने एक जन सेवा की है, या एक इंसानियत के नाते आपने काम किया है? क्योंकि जो लर्नशिप का एक पार्ट भी है। मैंने सबसे ज़्यादा प्रयास ये किया कि परिवारों को जोड़ा। अपने पूरे जी, टेन्योर में फैमिली कोर्ट के मैंने करीब जी, 4800 घर बसाए हैं, जो मेरा अपना जी। रिकॉर्ड है। जिसका ये मुझे आपका बड़ा बहुत अचीवमेंट है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं मीडिएशन करती थी 4 बजे के बाद। 4 बजे के जी, बाद कोर्ट से उठने के बाद मैं 2 घंटे मीडिएशन को देती थी। हमारी चूँकि सरकारी कॉलोनी थी, तो सारे ही जजेस अपने घर आ जाते थे, तो बच्चे परेशान होते थे। मम्मी, सारे अंकल की गाड़ी आ गई, आप ही नहीं आई हो, आप सबसे लेट आती हो। क्योंकि मैं वो हुँ, 2 बाद के घंटे जो होते थे 4 से 6 तक के, वो मीडिएशन में देती थी। और मैंने ये देखा उस दौरान, ये पाया कि किसी और के कहने सुनने से पार्टियों पे असर नहीं आता था। अगर हुँ, मैं हुँ, उनको बैठ के कोई विश्वास दिलाती थी, या अपना पर्सनल कोई एक्सपीरियंस शेयर करती थी उनके साथ कि ऐसा नहीं है, एडजस्टमेंट मुझे भी करना पड़ा है बीइंग अ लेडी, ऐसा नहीं है हुँ, कि मुझे सब चीज़ें ऐसे ही मिल गई हैं। तो तुम सोचो, हुँ, जब मैं जज होते हुए भी और पढ़ी-लिखी महिला होते हुए भी एडजस्ट कर रही हूँ, तो आप हुँ, सोचो आपको क्या दिक्कत है? लेडीज़ हुँ, की जनरली शिकायत ये होती थी कि आदमी पीता है, या हुँ, लड़ाई-झगड़ा करता है, या कमाता नहीं है। तो मैं हर लड़की को यही पूछती थी, ज़्यादातर अलग से बुला के, कि तुम 24-25 साल की हो, अभी शादी को 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, तो मुझे गारंटी दो कि इससे तलाक चाह रही हो तुम, इस पति से। फिर ये हुँ, गारंटी है कि इससे अच्छा मिलेगा तुम्हें दूसरा। तो इस बात पे बिल्कुल। उनको कोई जवाब होता नहीं था। तो मैं उनसे हुँ, पूछती थी, फिर क्या चाहती हो तुम? कहती, नहीं मैडम, शादी तो माँ-बाप करेंगे ही। तो मैंने कहा, पहले मुझे श्योर कर दो कि तुम इससे अच्छा ढूँढ लोगी, तो मैं तुम्हारा डिवोर्स कर देती हूँ। तो इस क्या बात बात का उनको कोई जवाब नहीं होता था। फिर मैं कहती थी, मेहनत ही करनी है तो इसी के साथ कर लो। 2-4 अगर है। गलत आते हैं तो धीरे-धीरे प्रयास करो, समझाओ, सुधर जाएगा। एक आध बच्चा हुँ, आएगा, अपने आप परिवार की ज़िम्मेवारियाँ पड़ेंगी तो असर आएगा आदमी पे। फिर ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव होती थी।
एक दिन जी, तो मैंने देखा केवल समधी समधी की लड़ाई थी और एक लिबरहेडी के जाट परिवार था। मैंने उनको जी, कोर्ट से लड़की को उसके लड़के के साथ भेज दिया। वो गोवा का टिकट करा के लाया। वो कहता था जी केवल समधी समधी की लड़ाई है, हम हस्बैंड वाइफ की कोई लड़ाई नहीं है। और आन के बताइए क्या। पीछे इन लोगों ने मेरी लड़की को रखा हुआ, मेरी वाइफ को रखा हुआ है। ईगो 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 से जो है वो अपने ईगो, बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे थे। बहुत बहुत ये ईगो तो आजकल हर हर बिरादरी में है। और मैं जी, ज्यादातर लोगों में देखती हूँ कि आपस में उनकी बिगड़ी होती है और बच्चों को उसके लिए परेशान करते हैं वो। और कई और बार बच्चों को बच्चों का एडजस्टमेंट नहीं हो, वो बात तो अननेसेसरी अलग कुएं है। में, अंधेरे में और कुएं में धकेलने वाली बात हो गई। जी तो जी ये बिल्कुल। और आपके वो जो जी, 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 बोलिए। जी, वो जो मैंने देखा, लड़का बड़ा इच्छुक था, आर्मी में था वो और गोवा में पोस्टेड था। मैंने कहा अगर तुम इच्छा रखते हो तो तुम एक टिकट लेके आओ। बेटी छोटी बेटी थी 4 साल की। उसने कहा मैम हुँ, मुझे आर्मी का स्कूल मिला हुआ है बच्चों को पढ़ाने के लिए, आर्मी स्कूल है और यहाँ लिबरहेडी के गाँव में मेरी बच्ची जा रही है। वो चीज़ मुझे बहुत कष्टदायी लगी। तो मैंने कहा ठीक है तुम टिकट करा के कल आओ। और पीछे से उसका लड़की का एफिडेविट लिया कि मैं जाना चाहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। हस्बैंड का लिया एफिडेविट और पीछे के दरवाजे से मैंने कोर्ट से वापस भेज दिया उन दोनों को। बाद में मुझे पता चला कि समधी समधी ने खूब ईंटें और डंडे आपस में चलाए हैं, क्रिमिनल केसेस कर दिए एक दूसरे पे कि तेरा लड़का मेरी लड़की को ले गया। लेकिन एक घर बस गया। उनसे उनको मैंने अपना नंबर दिया पर्सनली, तो वो लोग मुझे बताते रहे कि सब ठीक चल रहा है। और 10-15 दिन अच्छा। बाद सब चीजें नॉर्मल हो गई। ये जो आपने एक तरह से समाज के अंदर एक सौहार्द, और खास तौर से समाज क्या है, समाज बनता है स्त्री और पुरुष दोनों से मिलके। एक, बिल्कुल यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें कि ही और शी मिलकर प्रकृति बनती है। बिल्कुल। अब जब एक एक गायब होगा तो प्रकृति पूरी होती नहीं। आपने मतलब एक, ये तो एक रिकॉर्ड हो सकता है कि 4800 परिवारों को, जी 4800 परिवार बताए ना आपने? जी जी 48। आपने 4800 परिवारों को बचा के समाज का एक बहुत बड़ा काम किया है, और इसके लिए तो निसंदेह आप साधुवाद के पात्र हैं। और जो लोग 4800 जो परिवार हैं, वो जीवन भर आपको दुआएं ही देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये जो चीजें आपने कभी के आपके जीवन में कुछ ऐसा घटा कि जो आपको प्रेरित भी करता है, मतलब लेसन भी देता है, और आपको उसका कहीं कोई एहसास या कुछ इस तरह का कोई घटना है ऐसी? सबसे मतलब पहले तो मेरे अपने जीवन की ये घटना है कि एक वर्सेटाइल जीवन मेरा रहा। सिंह साहब की जी, पोस्टिंग गाजियाबाद रही, तो मैंने सुप्रीम जी, कोर्ट शुरू किया। फिर बच्चों जी, ने मेरठ में 3-4 साल काटे, उन लोगों ने रहना नहीं चाहा अलग। मेरा छोटा बेटा जी, तो कहता था मम्मी मैंने पूरी क्लास से पता किया कोई बच्चा अपने नाना नानी के यहाँ नहीं रहता है, सब अपने मम्मी पापा के पास रहते हैं। तो ये जी, बहुत खराब शब्द लगते थे मुझे। फिर हमने 98 में डिसाइड किया कि रुड़की पोस्टिंग ले लेते हैं और यहाँ बच्चों को साथ ले आते हैं। तब मैं यहाँ जी, से सुप्रीम कोर्ट जाती थी, ट्रेन से ही रास्ता था, शताब्दी चलती थी, उससे करती थी थोड़ा बहुत मैनेज। और 2004 में मेरा थ्रू एन इंटरव्यू उसमें मांगा गया था, उत्तराखंड हाई कोर्ट नया बना था, तो ये मांगा गया था कि फैमिली कोर्ट्स में कुछ जजेस की जरूरत है जो 7 साल की प्रैक्टिस वाली महिलाएं हो, जिनकी एज 35 to 45 ईयर्स हो। तो वहां मैंने अपना इंटरव्यू दिया था हाई कोर्ट में और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो एक तो जी, ये पद मेरे लिए बहुत बड़ी चीज रही, अपना अचीवमेंट। और वहां पे मैंने जिंदगी की इतनी सच्चाई देखी है, ऐसी चीजें देखी हैं, मतलब एक आदमी मेंटेनेंस के लिए क्या क्या झूठ बोलता है वो मैंने देखा। एक हुँ, ऐसा इंसिडेंस था जहाँ पे एक लेडी ने अपने छोटे भाई की बच्चे को मार दिया था गांव में, और और सिर्फ इस बात पे गांव में मारा था कि इसकी बच्चे की शक्ल मेरे हस्बैंड से मिलती है, मतलब ताऊ से बच्चे की शक्ल मिलती है, तो उस बच्चे को जिंदा जला दिया था। बच्चे का डाइंग डिक्लेरेशन था, उसने कहा था ताई ने मुझे आग लगाई है। तो और वो अपने बच्चे को लेके जेल चले गई। और जेल से जब वो जेल में जो बच्चे के साथ रह रही थी, उसके बाद उसके हस्बैंड ने मेरे पास गार्जियनशिप का केस डाला फैमिली कोर्ट में। और उसने कहा जी, जी एक अपराधी के साथ तो मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगा और मुझे हुँ, जेल से बच्चे की कस्टडी चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो जेल से मैं उस लेडी को बुलाती थी, मैं उसको सहमति लेती थी कि तुम्हारा बाप, तुम्हारा हस्बैंड बच्चे को अच्छे से पाल लेगा, जेल में कैसे पल पाएगा बच्चा, पढ़ाई भी नहीं होगी, खाने का भी उचित साधन नहीं होगा। तो वो यही कहती थी कि नहीं जी बस मेरी बेल करा देगा मेरा भाई और मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा, इसको मत देना, बस मेरा यही जीने का सहारा है, हस्बैंड तो मेरा डिवोर्स ले लेगा। तो जी, वो मैंने एक जजमेंट जिस रात को दिया और टाइप करा और मैंने सिग्नेचर करे, आप विश्वास जी, करिए मैं अगले 2 रात तक नहीं सो पाई थी इसके लिए। क्योंकि मुझे कहीं पेशेंट ना है कहीं जी, ये लग रहा था कि बच्चे का बेटरमेंट तो फादर के साथ है, लेकिन एक माँ जी, से मैं बच्चा छीन रही हूँ।
जो मुझे बहुत कष्ट हुआ था उस चीज के लिए। मतलब और वो आपकी मेरे कलम लिए, जो है लड़खड़ाई थी, हाँ थोड़ा, क्योंकि नहीं जज के सिर्फ हाथ में लड़खड़ाई नहीं, मैं 2 दिन सोचने पे मजबूर हुई इस चीज के नहीं, जज की जो कलम होती है लिए। वो ये समझो कि कई युद्धों के बराबर एक निर्णय कर देती है। जी जो जी कई बिल्कुल युद्ध लड़ने के बाद में निर्णय नहीं होते, लेकिन कलम जो है जज की कलम कर देती है। और आपने जो विशेष ये अनुभव शेयर किया है, पूरे देश दुनिया के लोग इस को देख रहे हैं और बाद में भी देखते रहेंगे और इस जी पर लेसन भी लेंगे। अब मैं आपको सीधे, ये सब आपने अपने फैमिली बैकग्राउंड, अपने मतलब बच्चों का, अपने जीवन का सब कुछ सब साझा किया है। मैं आपसे देश और समाज, क्योंकि देश बनता है होल सोसाइटी से, बिल्कुल। हम आप सब से, ऑल सिटीजन से। मैं आपसे इस लाइव के माध्यम से संदेश जानना चाहता हूं कि देश और समाज के बेटे और बेटियों को क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको, जो मैं अंदर से महसूस कर रही हूँ आजकल, कि जी, परिवारों में टूटन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जी, हमारे समाज में भी होने लगा है, जबकि मैं फैमिली कोर्ट में थी तो मैंने देखा था कि हमारे समाज के केसेस बहुत कम हुआ करते थे उस समय तक। लेकिन इधर मैं देख रही हूँ हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी शादियों में भी वो विघटन हो रहा है परिवारों का, और कहीं न कहीं बच्चों की सोच ही नहीं मिलती है आपस में, और एक-दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, छोटी-छोटी बातों के इश्यूज़ हैं। तो आपके इस मंच के माध्यम से सबसे पहले तो मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अगर कभी भी किसी को मेरी आवश्यकता पड़े, किसी तरह की प्री वेडिंग काउंसलिंग की, क्योंकि आज ये बहुत ज़रूरी हो गई है हमारे समाज में। बच्चों को समझाना, उनकी ज़रूरतें समझना और आपस में एक-दूसरे को समझना, कि ऐसा नहीं है कि इश्यूज़ नहीं आएँगे। शादी अरेंज मैरिज में भी आएगा और लव मैरिजेज़ में भी आएँगे। लेकिन आपको कैसे एडजस्टमेंट करना है उस समय पे, वो आपको देखना ज़रूरी है। तो मैं आपके मंच के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, कभी किसी को भी मेरी कहीं भी ज़रूरत पड़े इस काम के लिए, तो मैं हमेशा आपके मंच के माध्यम से भी, और मेरा पर्सनल नंबर भी मैं शेयर कर दूँगी आपको। मुझे जी, कॉन्टैक्ट कर लें। सैटरडे संडे की शाम को आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट टाइमिंग्स पे तो मैं नहीं कर पाती हूँ, समय नहीं दे पाऊँगी, थोड़ा-सा बिज़ी रहती हूँ नैनीताल में रहने के कारण। पर सैटरडे संडे इवनिंग्स या कोई छुट्टी वाला दिन है, तो मुझे पहले रिंग करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और फिर आप लोग मेरी जो सहायता ले सकते हैं, मैं खुशी से वो देने के लिए तैयार खुले खुले दिल से जो है वो आप जो है लोगों को फ्री एक तरह से ये हूँ। जी, काउंसलिंग काउंसलिंग माना जाए, काउंसलिंग। इसको फ्री प्री फ्री वेडिंग मतलब काउंसलिंग शादी बहुत ज़रूरी है, शादी से बहुत पहले ज़रूरी है। होती है ये। जी, जी। जी, जी। एक एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आप फैमिली कोर्ट में जज रही हैं, आप एक जी, सफल लॉयर हैं और बहुत मतलब एक यात्रा, आपकी सफल यात्रा कही जाएगी लाइफ ज की जो जर्नी है। जी। इसके जो पीछे ये जो डिस्प्यूट है, चाहे फैमिली डिस्प्यूट है, चाहे और बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, एक जज से मैं पूछ रहा हूँ कि इसके पीछे का जो कारण है, आखिर है क्या? देखिए, एक तो ये सोशल मीडियाज़ और ये जो मोबाइल्स हो गए हैं, ये थोड़े-से तो समस्या पैदा कर रहे हैं। क्योंकि बच्ची जी, अगर परेशान है, किसी दिन रो रही है और उसकी मम्मी का फ़ोन आ जाता है, या वो खुद फ़ोन पे बात कर लेती है, तो वो क्षण तो वो शेयर कर लेगी। जिस पल वो खुश होगी, अच्छा समय बिता रही होगी, उस समय माँ-बाप को पता नहीं चलता है कि हमारी बच्ची खुश भी है। तो वो दुखी हुँ, वाला जो समय एकदम से बता दिया जाता है, और कुछ हुँ, भावनाएँ जो लड़कियाँ एक्स्ट्रा व्यक्त कर देती हैं अपने पेरेंट्स को, वो हुँ, दोनों ही परिवार के लिए नुकसानदायक होता है। तो मेरा तो ये मानना है कि शादी के बाद दोनों ही परिवारों को बच्चों को आपस में बिल्कुल खुला छोड़ना चाहिए। ना हुँ, इंटरफेरेंस करना चाहिए, उनको जब ज़रूरत हो वो आपको कॉन्टैक्ट करें। बाकी नमस्ते करिए, हेलो हाय करिए, थोड़ा बहुत हाल-चाल एक बार दिन में जान लीजिए, बात खत्म है। ये एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस जो फैमिलीज़ का हो रहा है, ये बहुत बड़ी परेशानी बन रही है। और एक दूसरा आपकी ये है कि जी, जी, बच्चे बिल्कुल जी, सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है एक-दूसरे को किसी भी जी। मायने में। जनरेशन गैप माना जाए। हाँ, जनरेशन गैप है, लेकिन वो इतना बड़ा भी नहीं है। हम लोगों ने भी काम किया, हमारी जनरेशन थोड़ा ही पहले की है, लेकिन हमें ये हुँ, पता था कि कौन-सी ड्यूटीज़ हमें करनी है, बच्चों का ध्यान हमें ही रखना है, हस्बैंड को तो बाहर जाना ही जाना है। अब यहाँ हुँ, बच्चा पैदा होने के बाद भी एक समस्या शुरू हो जाती है कि कौन हू विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड? ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है बच्चों पेरेंट्स में। वहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, विदेशों में तो ये बहुत ही हो रही है। क्योंकि मेरे परिवार के बहुत बच्चे विदेश में हैं, तो मैं देखती हूँ अगर एक बच्चा हो जाता है, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या वो बच्चा हो जाता है।
तो इस तरह की मैं देखती हूँ एडजस्टमेंट करने के लिए बच्चे आजकल थोड़ा कम तैयार हैं, और जिसको मेंटली तैयार करना पड़ेगा शादी से पहले ही उन बच्चों को, और ये समझाना माना पड़ेगा कि जाए आपको ये करना पड़ेगा। मैम कि ये माना जाए कि दिमागी रूप से वो ब्रॉड माइंड नहीं है, या ब्रॉड हार्ट कहें, दिल और दिमाग खुले नहीं है, ये भी इसकी भी संभावना ये पूरी है। तो ये आज का जो सेशन है जी वो, क्योंकि लगातार खटाना बुलेटिन, डॉक्टर संजय खटाना जी और तमाम खटाना बुलेटिन की टीम प्रयासरत रहती है, हमेशा प्रयासरत रहती है कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर और देश के अंदर एक पॉजिटिविटी की जो है एक धारा प्रवाह हो, एक विचार जो है वो लगातार जाता रहे। आज के इस सेशन को निसंदेह हम एक सफल सेशन, और वैसे तो हमारे श्रोता या जो भी दर्शक जुड़े हैं वो ही सब नंबर देंगे, और प्रयास रहता है। आपका मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं, एक गुर्जर समाज की एक सफल बेटी, एक सफल पत्नी, एक सफल माता और एक सफल जुडिशियल ऑफिसर और एक सफल लॉयर आज इस सेशन में आई हैं, और खटाना बुलेटिन को भी इसमें निसंदेह 4 चांद लगे हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं, और आप निरंतर ये मानवता का और समाज कल्याण का कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच। मेरी कहीं भी आवश्यकता होगी तो मैं आपके बुलेटिन के थ्रू भी हमेशा आपके साथ हूँ। जी जी। थैंक यू सो मच। जी हाँ जी। मैम तो डिस्कनेक्ट हो गई है, सेशन के बारे में बताइए।